नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एससीईआरटी विश्व इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 7 में हम आपके लिए नाजीवाद का जो अध्याय है एससीईआरटी में वो लेकर आए हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे हर बार की तरह। और आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है 6 to 8 में जो एसएसटी के अभ्यर्थी हैं जिनका इतिहास विषय है, तो 6 से 8 में लगभग 15 से 18 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, जो आपको तैयार करके जाने हैं। तो आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो 15 से 18 प्रश्न ये आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री का हमने आपको अलग से पढ़ा रखा है, आप उनको देख लीजिएगा। तो आपका एक 35+ की जो एक तैयारी है 6 से 8 में हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। बाकी चीज़ें भी हमने आपको शेयर कर रखी हैं। और साथ में जिन अभ्यर्थियों ने टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आप सभी अभ्यर्थी जो भी 6 से 8 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आप कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम आपसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने जब आपका एससीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 9th से स्टार्ट किया था विश्व इतिहास, सबसे पहले हमने भौगोलिक खोज का चैप्टर कंप्लीट किया था। देन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, फिर विश्व युद्धों का इतिहास 2 पार्ट में ही हुआ था, 2 क्लास में ही हुआ था। ओवरऑल आज हम नाजीवाद वाले चैप्टर पर पहुँचे हुए हैं और यह हमारा ओवरऑल एपिसोड नंबर 7 है। तो एपिसोड नंबर 7 है और यहाँ से आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक चैप्टर आपका यहाँ पर बचता है शांति के प्रयास। तो शांति के प्रयास नामक जो चैप्टर है ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से थोड़ा रिलेटेड है, तो इसको हम करा देंगे। इसके अलावा जब आपका शांति के प्रयास चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपका 10th एससीईआरटी हिस्ट्री स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। टॉपिक पर आते हैं नाजीवाद। कल की क्लास में हमने देखा था कि इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद की जो विचारधारा थी या फांसीवाद का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट हुआ था। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद स्टार्ट हुआ था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फांसीवाद के जो जनक थे या फांसीवाद के नेतृत्व जो कर रहे थे इटली में बेनिटो मुसोलिनी कर रहे थे। एडोल्फ हिटलर नाजीवाद का नेतृत्व कर रहे थे जर्मनी में। नाजीवाद एक आक्रामक विचारधारा थी जिसमें राष्ट्र की सर्वोपरिता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाजीवाद विचारधारा में किसको सर्वोपरि माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्र की सर्वोपरिता को सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। राष्ट्र की सर्वोपरिता यानी राष्ट्र सबसे पहले है, फिर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य हित के आगे त्यागने और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई। तो ये कॉन्सेप्ट है नाजीवाद का। इसके अंतर्गत राष्ट्र की सर्वोपरिता सबसे जरूरी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य हित के आगे त्याग दिया जाता है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता मायने नहीं रखती है। राज्य हित के नाम पर आपसे बहुत सारी चीज़ें थोपी जाती हैं। अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। जर्मनी के विरुद्ध हुए अन्याय का बदला लेने और जर्मनी के सम्मान और गौरव को पुनर्स्थापित करने के उपाय किए गए। तो नाजीवाद का जो विचारधारा था इसी पृष्ठभूमि में आया था कि 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब वर्साई की संधि होती है, तो वर्साई की संधि के बाद जर्मनी को बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ा। अपमानित होकर संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े और वहाँ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जर्मनी का। और उसी चीज़ के विरोध में कह सकते हैं या उसी के वर्साई की संधि के नकारात्मक जो चीज़ें थी उसी के पृष्ठभूमि में नाजीवाद की विचारधारा उभर रही होती है, जिसका नेतृत्व कर रहे थे हिटलर। हिटलर के उत्कर्ष और उसके नेतृत्व में नात्सी क्रांति को ही नाजी क्रांति बोला जाता है। तो नात्सी क्रांति या नाजी क्रांति एक ही है। मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो पहला चीज़ है कि नात्सी क्रांति का उत्कर्ष हुआ क्यों, नाजी विचारधारा का उत्कर्ष क्यों हुआ, उद्भव क्यों हुआ जर्मनी में, तो उसके कारण हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर कारण है गणतंत्र की स्थापना। तो सबसे पहले हम देखते हैं गणतंत्र की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था, ये आपको मालूम है। जर्मनी की पराजय हुई और इसके बाद स्थिति संभालने लायक जब नहीं बची, तो उस समय जो तत्कालीन जर्मनी के सम्राट थे जिनका नाम था कैसर विलियम द्वितीय। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के सम्राट कौन थे, तो आंसर हो जाएगा कैसर विलियम द्वितीय। इन्होंने मौका पाते ही त्यागपत्र दे दिया और 10 नवंबर 1918 को हॉलैंड भाग गए। ऐसी स्थिति में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया। एक तंत्र के स्थान पर जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की। तो ये ध्यान रखिएगा कि जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना में किस पार्टी का योगदान था, तो आंसर हो जाएगा समाजवादी प्रजातांत्रिक दल।
तो समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर बनाया। तो फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया और ये किस पार्टी से थे? तो समाजवादी प्रजातांत्रिक दल से। 11 नवंबर 1918 को इस नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए। तो पहले तो युद्ध विराम संधि हुई थी, फिर उसके बाद वर्साई की संधि हुई थी। तो 11 नवंबर 1918 को इस नई सरकार ने, जिसके चांसलर थे फ्रेडरिक एबर्ट, समाजवादी प्रजातांत्रिक दल से युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ। इसकी प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर हुई। इसलिए जो यह संविधान बना, इसको हम वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र के नाम से जानते हैं। और वाइमर गणतंत्र या वाइमर संविधान कब लागू किया गया? तो वाइमर संविधान लागू किया गया है 10 अगस्त 1919 को। याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट डेट है। तो 10 अगस्त 1919 को वाइमर संविधान लागू हुआ। वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। भारतीय संविधान में अगर बात करें तो राष्ट्रपति के जो आपातकालीन शक्ति का स्रोत है उसे हम वाइमर संविधान में ही माना जाता है। तो वाइमर संविधान 1919 का वाइमर संविधान भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। आपातकालीन शक्तियों का जो प्रावधान है वहाँ पर आपको भारत शासन अधिनियम 1935 दिया रहेगा। जब आपको भारत शासन अधिनियम 1935 दिया रहेगा तब आपको इसको मानना है। अगर भारत शासन अधिनियम आपको नहीं दिया है तब आपको वाइमर संविधान दिया रहेगा, तब आपको वाइमर संविधान आंसर मानना है। दोनों एक साथ में कभी नहीं दिए जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों जगह से ही राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वो लिए गए हैं। वाइमर संविधान से भी लिए गए हैं और भारत शासन अधिनियम 1935 से भी लिए गए हैं। फिर बात करते हैं नाजीवाद की विचारधारा उभरने का एक और सबसे बड़ा कारण वर्साई की अपमानजनक संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 28 जून 1919 को। पहले भी हमने देख रखा है, 28 जून 1919 को वर्साई की अपमानजनक संधि हुई है। जर्मनी की नई गणतंत्र को अपमानजनक वर्साई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। यह संधि काफ़ी कठोर और आरोपित थी। इस संधि द्वारा जर्मनी को अंग भंग कर दिया गया। आल्सेस लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को वापस लौटा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, आल्सेस लॉरेन का जो क्षेत्र था किसका? ये फ्रांस का था। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसको हड़प लिया था। तो आल्सेस लॉरेन का जो क्षेत्र फ्रांस को वापस मिल गया। जर्मन क्षेत्र में स्थित सार नामक कोयले की खान को 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जर्मन क्षेत्र में स्थित किस क्षेत्र को? तो सार नामक कोयले की खान वाले क्षेत्र को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। किस संधि के माध्यम से? तो वर्साई की संधि के माध्यम से। और उस क्षेत्र का जो शासन है राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस को सौंप दिया गया। राइन नदी घाटी के क्षेत्र को सेना रहित करने का निर्णय किया गया। तो राइन नदी घाटी जर्मनी में उसको सेना रहित करने का निर्णय किया गया। सैनिक दृष्टिकोण से जर्मनी को पंगु बना दिया गया, यानी विकलांग बना दिया गया। जर्मनी जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए यह उचित नहीं था। इस प्रकार वर्साई संधि से उत्पन्न असंतोष का भरपूर फायदा हिटलर ने उठाया। फिर बात करते हैं आर्थिक संकट की। आर्थिक संकट की अगर हम बात करते हैं तो युद्ध के बाद आर्थिक संकट हमेशा होता है। सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। युद्धोपरांत अनेक कल कारखाने बंद हो गए। बेरोजगारी की समस्या चरम पे है। सारे जर्मनी में अर्थव्यवस्था और अव्यवस्था और असंतोष का वातावरण मौजूद है, जिसने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। तो आर्थिक संकट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर है क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्साई की संधि के माध्यम से जर्मनी से प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में वसूले जाने वाली जो रकम थी, राशि थी 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। याद रखिएगा कितनी राशि वसूली जानी थी जर्मनी से? 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना जर्मनी के लिए असंभव था। मित्र राष्ट्रों द्वारा हमेशा दबाव बनाया जाता था, जो कि व्यवहारिक कदम नहीं था। इससे एक जो है क्षतिपूर्ति की जो कठोर शर्तें थी, इससे जर्मनी के लोगों में निराशा का भाव था। फिर बात करते हैं साम्यवाद का बढ़ता संकट। 1917 में रूसी क्रांति हुई, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में। और रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो व्लादिमीर लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी से जुड़े हुए थे। बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में या लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। यहाँ भी साम्यवादी संगठनों का निर्माण हुआ। जर्मनी में भी साम्यवादी संगठनों का निर्माण हुआ। साम्यवादियों ने वाइमर गणतंत्र को उखाड़ने और सर्ववारा वर्ग का अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया।
जर्मनी का उद्योगपति पूंजीपति जमींदार वर्ग काफ़ी भयभीत हो गए। इस प्रकार हिटलर ने साम्यवाद विरोधी नारा देकर समाज के धनी वर्गों की सहानुभूति को अपने पक्ष में कर लिया। तो जो समाज साम्यवादी विचारधारा बढ़ रही थी उससे विरोध में उद्योगपति पूंजीपति जमींदार वर्ग जो कि बहुत पैसे वाले थे, हिटलर ने इनको अपने साइड में कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया। फिर बात करते हैं हिटलर और उसके कार्य। तो हिटलर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के बौना शहर में। तो ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न दिया जा सकता है कि किस देश में या किस राष्ट्र में हिटलर का जन्म हुआ था। तो ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था। कौन सा शहर था? तो ब्रौना नामक शहर में। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 18 के बीच जर्मनी की तरफ से एडोल्फ हिटलर लड़े थे। युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए एडोल्फ हिटलर को आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। आयरन क्रॉस जर्मनी का जो है अवार्ड है, तो आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में वीरता के लिए एडोल्फ हिटलर को। जर्मनी द्वारा जब विराम संधि पर हस्ताक्षर कर लिया गया तो उसे भारी निराशा हुई। युद्ध के बाद वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। और जर्मन वर्कर्स पार्टी की अगर हम बात करें तो आगे चलकर इसी को हम नाजी पार्टी के रूप में समझते हैं। जर्मन वर्कर पार्टी को पहले 1920 में जर्मन वर्कर पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। तो ध्यान रखिएगा कि 1920 में जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर हो गया। फ्यूहरर मतलब नेता हो गया, लीडर हो गया। और यही जो पार्टी है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसी पार्टी को हम इतिहास में जानते हैं नाजी पार्टी के रूप में, जिसके नेता कौन थे? हिटलर थे। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिटलर इसका धीरे धीरे इसका फ्यूहरर नेता हो गया। फिर बात करते हैं, हिटलर ने अपने चारों तरफ रूडोल्फ और गोबल्स जैसे हंगामा करने वालों को इकट्ठा किया, जिसकी नीति थी अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि के तहत जर्मन प्रदेश रूर पर फ्रांस का कब्जा हो गया। तो रूर वाले प्रदेश पर फ्रांस का कब्जा हो गया। रूर जर्मन का पार्ट था, जर्मनी का पार्ट था। जर्मन प्रदेश रूर औद्योगिक रूप से काफ़ी संपन्न था। जर्मन वासियों ने फ्रांसीसी आधिपत्य का विरोध किया। जाहिर सी बात है, फ्रांसीसी वहाँ पर अत्याचार करेंगे तो जिसका ये विरोध करेंगे। हिटलर मौके की तलाश में था, जन आक्रोश का लाभ उठाया इसने और लूडेनडॉर्फ के साथ में मिलकर। तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी जो है हिटलर ने लूडेनडॉर्फ के साथ में मिलकर 1923 में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अभी हमने देखा था वाइमर गणतंत्र की स्थापना 1919 में हुई थी। 1923 में मौके का फ़ायदा उठाया हिटलर ने और 1923 में वाइमर गणतंत्र यानी जर्मन की जो वाइमर गणतंत्र वाली सरकार थी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह तो असफल हुआ, हिटलर को बंदी बना लिया गया और जब जेल में हिटलर बंद थे 1923 से 24 के मध्य, तब इन्होंने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैम्फ की रचना की। तो मीन कैम्फ किसकी रचना है? हिटलर की आत्मकथा है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हिटलर ने अपने भावी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। 1924 में हिटलर रिहा हो जाते हैं। रिहा होकर उन्होंने अपने दल को नए सिरे से संगठित किया। आर्यों की पवित्रता के सूचक स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाजी पार्टी का जो प्रतीक था वो क्या था? तो ध्यान रखिएगा, स्वास्तिक सिंबल था। सैनिक ढंग से पार्टी को संगठित किया। नाजी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए स्टेट्समान के नेतृत्व में गणतंत्रवादियों ने कई कार्यक्रम शुरुआत किए। 1925 के लोकार्नो समझौते ने जर्मनी का वैश्विक समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। फलतः जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता मिल गई। तो ध्यान रखिएगा कि जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता कब मिली थी? तो 1925 में लोकार्नो समझौते के तहत। 1924 में बात करें तो जर्मनी के निम्न सदन, जर्मनी का जो उस समय निम्न सदन होता था जिसका नाम था राइख स्टैग, जैसे अपने यहाँ लोकसभा होता है वैसे उस समय जर्मनी में जो निम्न सदन था उसको राइख स्टैग के नाम से जानते थे। जो नाजी पार्टी थी हिटलर की, उसको 32 स्थान मिले थे यानी 32 वोट मिले थे। फिर 1928 के चुनाव में 32 से 12 पर पहुँच गए। नाजी पार्टी और हिटलर का प्रभाव कम होने लगा, लेकिन हिटलर हिम्मत नहीं हारा। 1929 में प्रारंभ हुए विश्व आर्थिक मंदी, जो कि 1929 से 33 तक चला, तो इसमें हिटलर को नवजीवन मिल गया। यानी फिर से आर्थिक रूप से लोग परेशान होंगे, फिर से हिटलर अपना जो एक कह सकते हैं विचारधारा को आगे लेकर आएगा, लोगों को प्रभावित करेगा। वाइमर गणतंत्र से जर्मन की जनता का विश्वास उठने लगा। हिटलर ने इस परिस्थिति का फिर से जो है लाभ उठाया। वाइमर गणतंत्र वर्साय संधि यहूदियों के खिलाफ आग उगलना आरंभ कर दिया, जर्मनी की वर्तमान दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया। मध्य वर्ग और बेकार नौजवानों को अपना प्रबल समर्थक बना लेता है। फिर 1930 में अगर बात करें तो 1930 में
नाजी पार्टी को 107 सीट मिलती है। 1932 में दोबारा से चुनाव होते हैं जिसमें 230 सीट प्राप्त होती हैं हिटलर की पार्टी नाजी पार्टी को, लेकिन उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता है। बाद में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने, तो ध्यान रखिएगा कि वो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने हिटलर को चांसलर मनोनीत किया था। तो 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर मनोनीत किया जाता है तत्कालीन राष्ट्रपति हिंडनबर्ग के द्वारा। और जब चांसलर नियुक्त हो जाता है हिटलर तो निरंकुश अधिकार प्राप्त करता है। सत्ता प्राप्त करते हुए उसने चुनाव कराने की घोषणा की। चुनाव प्रणाली का संगठन इस तरह से किया कि नाजी पार्टी के लोग ही चुनाव जीतकर आ सकते थे। इस प्रकार जर्मन गणतंत्र की उसने समाप्ति कर दी। नात्सी क्रांति की यहाँ से शुरुआत होती है। तो 1933 से नात्सी क्रांति की शुरुआत होती है जब हिटलर चांसलर नियुक्त होता है। और नात्सी क्रांति की जो शुरुआत हुई, हिटलर ने इसे क्या नाम दिया था, तो तृतीय राइख। ये आपसे पूछा जा सकता है कि नात्सी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1933 में हिटलर के सत्ता में आने के बाद, चांसलर मनोनीत होने के बाद, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तृतीय राख के नाम से जाना जाता है। अगस्त 1934 में क्या होता है, जो हिंडनबर्ग थे, जिन्होंने राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1933 में हिटलर को चांसलर नियुक्त किया था, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की, तो हिटलर ने क्या किया, चांसलर और राष्ट्रपति का जो पद था, चांसलर तो खुद था हिटलर, साथ में जो राष्ट्रपति का पद था, दोनों को मिलाकर एक कर दिया। यानी कि अब से राष्ट्रपति कोई नहीं होगा, जो चांसलर होगा वही राष्ट्रपति होगा। तो कुल मिलाकर चांसलर हिटलर था, तो राष्ट्रपति भी हिटलर हो गया। तो चांसलर राष्ट्रपति का जो पद था एक में मिला दिया हिटलर ने, और इस प्रकार जर्मनी का सर्वेसर्वा बन गया। 1934 में हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा बन गया। अब वो नाजीवादी दर्शन और विदेश नीति का अवलंबन किया उसने, जिसके कारण पूरे विश्व में एक तनाव का वातावरण का निर्माण होता है। नाजीवादी दर्शन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह यहाँ पर आपको दिखाया गया, स्वास्तिक इसको बोलते हैं। हिंदू धर्म में भी आपने यह सिंबल देख रखा अच्छे से, स्वास्तिक का सिंबल, स्वास्तिक का प्रतीक बोलते हैं। तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वो स्वास्तिक था। नाजीवाद में उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध की अवधारणा। हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही प्रेस तथा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। तो नाजीवाद में जो है लोकतंत्र विरोधी है एक तो ये, और हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते जो प्रेस था वहाँ का, और साथ में जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। विरोधी दलों का भी सफाया कर दिया। समाजवाद का भी, अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का भी प्रबल विरोधी है नाजीवाद। हिटलर ने भी समाजवाद के विरुद्ध आवाज़ बुलंद किया। जर्मन पूंजीपतियों को अपनी ओर मिला लिया। हिटलर के इस कार्य को इंग्लैंड और फ्रांस की ओर से भी अप्रत्यक्ष समर्थन भी मिला, जिसके कारण उसका मनोबल बढ़ा और अंततः पूरा विश्व एक भयंकर युद्ध के नज़दीक अपने आप को खड़ा पाया। नाजीवादी दर्शन में सर्वसत्तावादी राज्य की संकल्पना, यानी कि राज्य सबसे मजबूत है, राज्य के हिसाब से सब कुछ होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई वैल्यू नहीं होगा, राज्य के भीतर ही सब कुछ है, राज्य के बाहर एवं विरुद्ध कुछ भी नहीं है। यानी राज्य के नाम पर, देश के नाम पर आपसे कुछ भी कराया जा सकता है। यह दर्शन उग्र राष्ट्रवाद पर बल देता है। हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही उग्र राष्ट्रवाद पर बल दिया। नात्सी शब्द जर्मन भाषा के शब्द, याद रखिएगा, अजीब सा शब्द है, इसी शब्द के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है, और यह जो शब्द है हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता था। नाजीवाद राजा की निरंकुश शक्ति को बल प्रदान करता है। जर्मनी में हिटलर ने निरंकुश शक्ति का सहारा लिया। सत्ता में आते उसने गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गेस्टापो क्या था, या हिटलर के द्वारा नियुक्त किए गए गुप्तचर पुलिस को क्या बोला जाता है, तो गेस्टापो कहा जाता है। याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसका आतंक पूरे जर्मनी पर छा गया। उसने विशेष कारागृह की स्थापना की, जेल की स्थापना की, जिसके माध्यम से राजनीतिक विरोधियों का दमन किया गया। राइख स्टैग की इमारत में हिटलर ने खुद आग लगवाई, परंतु उसका दोषारोपण समाजवादियों पर कर दिया। इस प्रकार राजनीतिक जीवन भी उनका समाप्त कर दिया। जर्मनी में अब केवल एक ही पार्टी बची थी, जिसका नाम था नाजी पार्टी। एक ही नेता था, जो था हिटलर। नाजीवादी दर्शन में सैनिक शक्ति एवं हिंसा को महिमामंडित किया जाता है। तो ये विचारधारा थी नाजीवाद की, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नाजीवाद के प्रभाव क्या क्या हुए, तो नाजीवाद के प्रभाव की बात करें तो यूरोप के अन्य देशों में स्वतंत्रता विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। विश्व में शांति विरोधी वातावरण का निर्माण होता है। राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को आघात भी पहुंचता है, लीग ऑफ नेशंस। पूरे विश्व में साम्यवादी विरोधी आंदोलनों में तेजी आती है। यूरोप में तुष्टीकरण की नीति का प्रचलन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत नाजीवादी विचारधारा को काफ़ी हद तक जिम्मेदार माना जाता है। फिर है हिटलर की विदेश नीति। हिटलर की विदेश नीति के जो है मूल सिद्धांत क्या क्या थे, वर्साय की संधि को भंग करना, अपमानजनक संधि थी। सारी जर्मन जाति को एक सूत्र में संगठन करना,
जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना, साम्यवाद के प्रसार को रोकना। इन सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए उसने निम्नलिखित कदम अपनाए, जैसे कि राष्ट्र संघ से पृथक होना, और ये कब किया था? 1933 में। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्र संघ से पृथक होने का जो है घोषणा कब किया था हिटलर ने? तो 1933 में किया था। वर्साय की संधि को भंग करना, तो 1935 में हिटलर ने वर्साय की संधि की निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं की तोड़ने की घोषणा कर दी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिटलर ने वर्साय की संधि को कब भंग किया था? तो वर्ष आ जाएगा 1935 में। और पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया, यानी सभी को जो है सेना में योगदान देना होगा। जर्मनी अपने आपको वर्साय की संधि से मुक्त समझेगा, उसने डिक्लेयर कर दिया था। फिर अब पोलैंड के साथ में 10 वर्षीय समझौता किया 1934 में, यानी आक्रमण वगैरह नहीं करेंगे एक दूसरे पर। फिर अब ब्रिटेन से समझौता, फिर है रोम बर्लिन दूरी है। कामिंटन विरोधी समझौता, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कामिंटन विरोधी समझौता जापान, जर्मनी और इटली, ध्यान रखिएगा 3 देशों के बीच में कामिंटन विरोधी समझौता हुआ था, जर्मनी, इटली और जापान के बीच में 1936 में हुआ था। और आगे चलकर इसे धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया। पिछली क्लास में हमने देखा था धुरी राष्ट्र में कौन कौन आते हैं? जापान, जर्मनी और इटली, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक दूसरा ग्रुप था। फिर है ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया का विलयन। तो ऑस्ट्रिया को अपने साम्राज्य में मिलाना हिटलर की विदेश नीति का लक्ष्य था। हिटलर ने विरोध किया, अंततः ऑस्ट्रिया को जर्मन साम्राज्य में मिला लिया गया। हिटलर का मनोबल इससे बढ़ जाता है। चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड में जर्मन जाति के लोग रहते थे। हिटलर ने चेक सरकार से सुडेटनलैंड की मांग की, जिसे अस्वीकार किया गया। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली के अनुरोध पर 1938 के म्यूनिक सम्मेलन में सुडेटनलैंड जर्मनी को दे दिया गया था। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। तो याद रखिएगा कि जर्मनी ने सुडेटनलैंड पर जो है कब कब्जा किया था? तो 1938 में म्यूनिक सम्मेलन के में। लेकिन हिटलर यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, वो पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया उसको चाहिए था, चेक गणराज्य चाहिए था। तो 1939 में समस्त चेक गणराज्य पर अधिकार कर लिया। इसके बाद मेमल बंदरगाह पर जो है इसने कब्जा किया। पोलैंड पर आक्रमण जब हिटलर ने किया तो हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की स्टार्ट हो गई थी। पोलैंड के डांजिंग बंदरगाह, हमने देखा था डेंजिंग या डांजिंग बंदरगाह पर आक्रमण करना हिटलर का अगला लक्ष्य था। पोलैंड को बाल्टिक सागर तक पहुंचने के लिए जर्मनी का कुछ भूभाग दे दिया गया था, जिसे पोलिश गलियारा कहा जाता था। हिटलर ने डांजिंग बंदरगाह तथा पोलिश गलियारे की मांग की। प्रश्न पर पोलैंड पर इसी प्रश्न पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण कर दिया। तो हिटलर ने डांजिंग बंदरगाह तथा पोलिश गलियारे की मांग की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसी के जवाब में 1 सितंबर 1939 को जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था हिटलर ने। विरोध में फ्रांस, इंग्लैंड आदि ने हस्तक्षेप किया 3 सितंबर 1939 को, और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था। इस युद्ध में हिटलर का तंत्र लड़खड़ा गया। प्रारंभ की आशातीत सफलता तो मिली, लेकिन बाद में मित्र देशों की शक्ति के सामने जर्मनी पराजित हुआ। 1945 में विजयी सेनाएं बर्लिन पहुंची। हिटलर अपने बंकर में आत्महत्या कर चुका था 1945 में। इस प्रकार विश्व समुदाय को एक तानाशाह से मुक्ति मिली। वैश्विक शांति हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो कब स्थापना हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। फिर नाजी पार्टी के बारे में ध्यान रखिएगा। इसको उस समय हिटलर के समय में इसको निम्न सदन को राइखस्टैग कहते थे। 1932 के चुनाव में 230 सीटें हिटलर को मिली थी, लेकिन सरकार तब भी नहीं बना पाया था। 1933 में यह चांसलर बना था। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रश्न एक्सरसाइज है, जैसे हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमने यहाँ पर देखा कि ऑस्ट्रिया में हुआ था। शहर भी याद रखिएगा। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक था। मीन कैंप किसकी रचना है? हिटलर की रचना है। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या था? तो एल्सेस और लॉरेन फ्रांस का था। जो रूर प्रदेश था ये जर्मनी का था, जो 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया था वर्साय की संधि के माध्यम से। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क था। फिर यहाँ पर हमने अपनी तरफ से कुछ प्रश्न दिए, ये भी आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में इटली में फांसीवाद का उत्कर्ष हुआ? इटली में फांसीवाद का उत्कर्ष हुआ एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में, बिस्मार्क के नेतृत्व में, बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में। तो इटली में फांसीवाद का जो उत्कर्ष हुआ, उद्भव हुआ, वो बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ था। बेनिटो मुसोलिनी को फांसीवाद का जनक माना जाता है। इटली में प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 के दौरान जर्मनी का शासक कौन था? कैसर विलियम प्रथम था, कैसर विलियम द्वितीय था, जेम्स प्रथम था।
तो प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 के दौरान जर्मनी का जो शासक था वह था कैसर विलियम द्वितीय। 1888 से लेकर 1918 के मध्य कैसर विलियम द्वितीय जर्मनी का सम्राट था। 9 नवंबर 1918 को त्यागपत्र देता है। 10 नवंबर 1918 को हालैंड भाग जाता है। फिर प्रश्न है 1918 में कैसर विलियम द्वितीय के त्यागपत्र और देश छोड़ने के बाद समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने अपने सत्ता अपने हाथ में लेकर स्वतंत्र एकतंत्र के स्थान पर जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की और अपने किस नेता को जर्मनी का चांसलर बनाया। तो 1918 में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने किसे अपना चांसलर बनाया था? एडोल्फ हिटलर को, फ्रेडरिक एबर्ट को, फ्रेडरिक एंजल्स को। तो ये बनाया था फ्रेडरिक एबर्ट को। 11 नवंबर 1918 को इसी नई सरकार द्वारा युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे हिटलर को बहुत ज़्यादा निराशा भी हुई थी। फिर निम्नलिखित में से कौन जर्मन साम्राज्य के पहले चांसलर थे? तो जर्मन साम्राज्य के पहले चांसलर कौन थे? मुसोलिनी थे, फ्रेडरिक एबर्ट थे, ओटो वन बिस्मार्क थे। तो जर्मन साम्राज्य के जो पहले चांसलर थे वो थे ओटो वन बिस्मार्क 1870 से लेकर 91 के मध्य। जर्मनी में वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र कब लागू हुआ था? 10 अगस्त 1919, 5 फरवरी 1919, 11 नवंबर 1918। तो वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र कब लागू हुआ था जर्मनी में? तो ये हुआ था 10 अगस्त 1919 को। फिर है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? अमेरिकी संविधान को, इंग्लैंड के संविधान को, जर्मनी का वाइमर संविधान को। तो जर्मनी का वाइमर संविधान यहाँ पर आंसर है। अगर आपको जर्मनी का वाइमर संविधान नहीं दिया रहेगा तो आपको भारत शासन अधिनियम 1935 दिया रहेगा। दोनों कभी एक साथ में नहीं दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की नई गणतंत्र को अपमानजनक वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कब मजबूर किया गया था? यानी वर्साय की संधि कब हुई थी? तो यह हुई थी 28 जून 1919 को। फिर बात करते हैं रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूसी क्रांति की बात करें, रशियन रिवॉल्यूशन, तो ये हुआ था 1917 में। 8 मार्च 1917 को प्रारंभ हुई थी रूसी क्रांति। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे कि मार्च में स्टार्ट हो तो फरवरी क्रांति क्यों कहा गया? तो उस समय जो रूस में कैलेंडर फॉलो किया जाता था, रूस में जो कैलेंडर फॉलो किया जाता था उसमें फरवरी चल रहा था। इतना फ़र्क है, यही आपको समझना है कि उस समय जो रूस में कैलेंडर फॉलो किया जाता था उसमें फरवरी चल रहा था, लेकिन इंटरनेशनली जो डेट चल रही थी वो 8 मार्च चल रहा था। इसीलिए इसको फरवरी क्रांति के नाम से भी रूस में जाना गया। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वहाँ के कैलेंडर के लोकल कैलेंडर के हिसाब से फरवरी चल रहा था, तो इसीलिए 8 मार्च 1917 को जो क्रांति स्टार्ट हुई उसको हम फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में था। बोल्शेविक पार्टी यहाँ पर लीड कर रही थी। तो बोल्शेविक पार्टी के व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में फरवरी क्रांति या रूसी क्रांति 8 मार्च 1917 को प्रारंभ हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की तरफ से लड़ने और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए एडोल्फ हिटलर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? जर्मन चक्र से, जर्मन क्रॉस से, आयरन क्रॉस से। तो एडोल्फ हिटलर को आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वीरता के लिए। अगला प्रश्न, नाजी पार्टी का आधिकारिक नाम क्या था? जर्मन समाजवादी पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। तो नाजी पार्टी का आधिकारिक नाम क्या था? ऑफिशियल नेम क्या था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1920 में इस नाम से जाना गया था इसको। उससे पहले जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से जाना जाता था। 1920 में इसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। फिर धीरे धीरे एडोल्फ हिटलर इसका नेता बन गया और आगे इसको जो है नाजी पार्टी के नाम से भी जाना गया। अगला प्रश्न है, हिटलर ने जनाक्रोश का लाभ उठाकर लूडेनडोर्फ के साथ में मिलकर किस वर्ष वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? 1920, 22, 23। तो ये किया था 1923 में। 1924 में हिटलर को रिहा किया गया। जेल में हिटलर बंद था 1923 से 24 के दौरान और अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा लिखी जिसका नाम था मीन कैंप। फिर अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिटलर ने चांसलर और राष्ट्रपति के पद को एक कर दिया और जर्मनी का सर्वेसर्वा बन गया? तो जर्मनी का तानाशाह कब बना हिटलर? तो ये बना था 1934 में, जब तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे, जो कि तो तत्कालीन राष्ट्रपति जब उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो जाती है, तब 1934 में जर्मनी का सर्वेसर्वा बन जाता है हिटलर। चांसलर और राष्ट्रपति का जो पद था उसको एक कर दिया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखिए, 1934 होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा 1934। 1933 में तो चांसलर बना था, ध्यान रखिएगा, 1933 में चांसलर बना। 1934 में हिटलर ने राष्ट्रपति और चांसलर के पद को एक कर दिया जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तत्कालीन राष्ट्रपति की।
आखिरी प्रश्न आज का, जापान जर्मनी इटली के बीच में कॉमिंटन विरोधी समझौता कब संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जापान जर्मनी इटली जो आगे चलकर धुरी राष्ट्र के नाम से जाने गए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, कॉमिंटन विरोधी समझौता कब संपन्न हुआ, तो ये हुआ था 1936 में। 13 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा 1936। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।